आज के इस वीडियो में यूनिट 2 में हम अभ्यास सेट 4 करने वाले हैं और टोटल 25 क्वेश्चन का ये सेट है। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि शिक्षक को विद्यार्थियों को आंतरिक प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, ठीक है? व्हाट शुड अ टीचर टेल द स्टूडेंट टू एनकरेज देम टू डू टास्क विथ इंस्ट्रक्ट मोटिवेशन, ठीक है? तो क्या कहना चाहिए? व्हाई कांट यू बी लाइक हिम, सी ही और शी हैज डन इट परफेक्टली, कि तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो? देखो, उसने इसे बहुत बढ़िया तरीके से किया है। तो अक्सर टीचर क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि देखो तुम तो बिल्कुल कुछ कर नहीं पा रहे, उसने देखो कितने अच्छे से किया है, ठीक है? या सेकंड, कार्य को जल्दी से पूरा करो और टॉफी पाओ, कि काम को जल्दी खत्म कर दोगे तो तुम्हें टॉफी मिलेगा, तुम्हें इनाम मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है? सी, ट्राई टू डू इट यू विल लर्न, कि इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। या डी, कम ऑन फिनिश इट बिफोर ही डज, की चलो उसको खत्म करो, काम को जल्दी खत्म करो इससे पहले कि वो दूसरा वाला कर ले, ठीक है? तो एक शिक्षक के तौर पर विद्यार्थियों को आंतरिक प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए आप किस तरह से प्रोत्साहित करेंगे? आप उनको क्या करेंगे? क्या उनकी दूसरों के साथ तुलना करेंगे? क्या उनको आप लालच देंगे? क्या करेंगे, ठीक है? या उनका हौसला किस तरह से बढ़ाएँगे? तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है ए, बी, सी, डी, तो राइट आंसर क्या है? सी। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे, कि तुम कोशिश करो, ठीक है? खाली मत बैठो, ठीक है? डरो मत, तुम कोशिश करो, कोशिश करोगे, बार-बार करोगे तो तुम सीख जाओगे, ठीक है? तो इस तरह से आप बच्चों का हौसला बढ़ाकर आप उन्हें क्या कर सकते हैं, आंतरिक रूप से उन्हें प्रेरणा देकर उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट फील मोटिवेटेड टू लर्न व्हेन टास्क इज, कि विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं, ठीक है? जब कार्य किस तरह का कार्य हो कि बच्चा सीखने के लिए बहुत प्रेरित महसूस करता है, खुशी खुशी चीजों को सीखता है, ठीक है, इनिशिएटिव लेता है। ऑप्शन वन, निष्कर्षात्मक और अत्यधिक जटिल काम हो, या उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा काम हो, मतलब ऐसा काम जो बच्चों की डेली लाइफ से, उनके जीवन से जुड़ा हुआ हो, या रिलेवेंट हो, अप्रासंगिक हो, या बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं हो। तो देखिए, जब यहाँ पे पूछा है कि विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे, ठीक है, अपनी खुशी से सीखेंगे, तो कब सीखेंगे? कि जब जो भी उनको टास्क दिया जाए उसको लगे कि जो ये मैं काम कर रहा हूँ इससे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, ये मेरी लाइफ से रिलेटेड है, आगे इसका जो बेनिफिट है मुझे मिलेगा। तो इस तरह का जो काम होगा, जो जिस काम को बच्चा खुद से रिलेट कर सकेगा, अपनी लाइफ से रिलेट कर सकेगा, तो ऐसे कामों को बच्चे खुद से खुशी करते हैं, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है कि शिक्षक सार्थक शिक्षण को सुगम बना सकते हैं। टीचर कैन फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग बाय, कि किस तरह से, ठीक है? डिस्करेजिंग कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट, की विद्यार्थियों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना। एनकरेजिंग कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट, की विद्यार्थियों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना। प्रमोशन मेमोराइजिंग ऑफ कंटेंट, की विषय वस्तु को याद रखने को बढ़ावा देना। या डी, वैल्यूइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, की अवधारणाओं की समझ को महत्व देना। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन को अगर हम देखें कि शिक्षक सार्थक शिक्षण या अधिगम को किस तरह से सुगम बना सकते हैं, तो अधिगम को किस तरह से सुगम बनाएंगे, ठीक है, किस तरह से अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो जब आप क्लास में टीचिंग लर्निंग की बात करें ना, तो यहाँ पर क्या होगा? डी, वैल्यूइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, की अवधारणाओं की समझ को महत्व देना, कि जो भी टॉपिक है, जो भी कंटेंट है, अगर जो कंसेप्ट है एक बार बच्चों को क्लियर कर दें, एक बार बच्चों को अच्छे से बता दें, समझा दें, इस तरह से बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है? तो एक बार बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो बच्चा उसको अपने आप एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर सकता है, लिख सकता है, और बच्चों की जो लर्निंग है बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हो कि सार्थक हो सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे का कंसेप्ट क्लियर किया जाए, रटाया ना जाए, बल्कि इस तरह से सिखाया जाए, टीचिंग एड्स इस्तेमाल किए जाएँ, बच्चों को रियल ऑब्जेक्ट दिखाया जाए ताकि बच्चा चीज़ों को समझ सके, ठीक है? तो रटाना नहीं है, समझाना है, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा छात्रों का विद्यार्थियों की निपुणता से सीखने की ओर प्रेरित करेगा? ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू मोटिवेट स्टूडेंट टुवर्ड मास्टरी ऑफ लर्निंग, कि निम्न में से कौन-सा छात्रों को निपुणता से सीखने की ओर प्रेरित करेगा? अर्ज फॉर कॉम्पिटेंस, की योग्यता की चाहत, प्रसिद्धि की चाहत, धन की चाहत और सत्ता की चाहत,
ठीक है? तो यहाँ पर देखिए अगर आप नीचे के 3 अगर हम बात करें ना अर्थ फॉर फेम, मनी, पावर तो ये चीज़ें अगर हम देखें तो इंसान को दुखी ज़्यादा करती हैं, ठीक है? तो इसीलिए एक छात्र के होने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते क्या है? अर्ज फॉर कॉम्पिटेंस की योग्यता की चाहत होनी चाहिए कि हम सीख रहे हैं, ठीक है? हम पढ़ रहे हैं तो कुछ सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है? आप अपने आप को जितना काबिल बनाओगे, जितने अच्छे से चीज़ों को सीखोगे तो फिर चाहे कोई भी एग्ज़ाम आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको आराम से क्रैक कर लोगे, ठीक है? तो अगर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लाइकली टू मोटिवेट स्टूडेंट टुवर्ड मास्टरी लर्निंग, ठीक है? कि क्या करें कि बच्चे की अपनी लर्निंग में मास्टरी हो सके? तो यहाँ पर फेम, मनी, पावर ये सारी चीज़ नहीं कि सीखने की चाहत होनी चाहिए, ठीक है? और फॉर कॉम्पिटेंस की योग्यता की चाहत। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है कि सीखने का दृष्टिकोण बताता है कि सीखने का कौन-सा दृष्टिकोण बताता है कि मूर्त प्रोत्साहन और पुरस्कार विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो देखिए, जब हम मूर्त प्रोत्साहन की बात करते हैं ना, टेंजिबल इंसेंटिव्स की बात करते हैं मतलब बच्चों को कोई गिफ्ट दे दो, ठीक है? कोई इनाम दे दो बच्चों को, ठीक है? वस्तु के रूप में। तो इस तरह की बात कौन करता है? ह्यूमनिस्टिक मानवतावादी करते हैं, बिहेवियरिस्ट व्यवहारवादी करते हैं, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक जो है या सोशियो कल्चर सामाजिक सांस्कृतिक तो कौन करता है? ठीक है, किस तरह की थ्योरी ये बात करती है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बिहेवियर, व्यवहारवादी, ठीक है? कि बच्चों को मोटिवेट करना है, उनको अभिप्रेरित करना है तो उनको रिवॉर्ड दो, ठीक है? वस्तु के रूप में आप उनको कोई रिवॉर्ड दो। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? ठीक है, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण कौन-सा है? माता-पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना, स्टडीइंग ड्यू टू इंटरेस्ट की अपनी रुचि के कारण अध्ययन करना, शिक्षक की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना या स्टडीइंग टू विन अ कॉम्पिटिशन की प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन करना। तो इसमें जब बात की जा रही है आंतरिक प्रेरणा की बात की जा रही है तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? देखिए आंतरिक प्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है स्टडीइंग ड्यू टू इंटरेस्ट की अपने खुद के अध्ययन के लिए, अपने खुद की रुचि के लिए सीखना। ठीक है? क्योंकि बाकी अगर हम सिचुएशन में देखें ना तो कहीं डर है, कहीं लालच है। लेकिन जब हम बी ऑप्शन देखते हैं कि रुचि के कारण सीखना कि आपका इंटरेस्ट है, ठीक है? आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं तो स्टडिंग आप कुछ सीखने के लिए सीख रहे हो। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है कि मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग की सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा क्या है? शिक्षार्थियों की याददाश्त को तेज करती है, नई सीख को पुरानी सीख से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक तरफ़ा सोचने के लिए प्रेरित करती है या शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि पैदा करती है। तो देखिए जब हम प्रेरणा की बात करते हैं ना तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा डी, क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग लर्नर्स की शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि पैदा करती है और बच्चा दिल से सीखता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है कि प्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है कि डैश इज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। ठीक है, क्या माना जाता है? मैक्सिमम अटेंडेंस इन द क्लास की कक्षा में अधिकतम की उपस्थिति या शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य होमवर्क जो भी टीचर दे रहा है बच्चों को या क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना या कक्षा में बिल्कुल साइलेंट रहना कि कक्षा में सबको चुप करा दो। तो जब हम यहाँ पर मोटिवेटेड टीचिंग की बात करते हैं ना, एक शिक्षक के तौर पे आप भी क्लास में जाते हैं, तो देखिए, क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो जब क्लास में बच्चा खुद से क्वेश्चन करेगा ना, खुद से प्रश्न पूछेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चों में भी आत्मविश्वास आता है और टीचर को भी लगता है कि नहीं, बच्चा सीख रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट की विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कारक प्रेरणा से संबंधित नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट रिलेटेड टू मोटिवेशन, इंटरेस्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, फिजिकल फिटनेस, मेंटल हेल्थ। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना कि प्रेरणा से क्या संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर क्या है? फिजिकल फिटनेस, शारीरिक फिटनेस, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 में क्या पूछा है कि अब्राहम मैस्लो ने 1954 में प्रेरणा के सिद्धांत को निम्नलिखित परिप्रेक्ष्य में समझाया। तो देखिए आपको जो अब्राहम मैस्लो का जो एक शंकु होगा, जो एक उन्होंने कोण दिया, ठीक है? वो आपको याद होगा जिसमें कुछ हम देखें शारीरिक जो ज़रूरतें थी, ठीक है? फिजियोलॉजिकल जो नीड्स थी, उसके बाद सिक्योरिटी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएँ थी।
फिर लव की बात की गई, लव एंड बिलोंगनेस, फिर सेल्फ स्टेम की बात की गई, और उस शंकु में सबसे ऊपर क्या था? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, आत्मानुभूति। तो जो ये हायरार्की थी, किस चीज की हायरार्की थी? नीड की थी, रिवॉर्ड की थी, अपेक्षा की थी, उद्देश्य की थी, किस चीज की थी? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ए। ठीक है, कि जो मैस्लो ने जो हायरार्की बनाई थी, एक ह्यूमन नीड की हायरार्की बनाई थी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है कि मार्गदर्शन किस आयु के व्यक्ति को दिया जा सकता है? गाइडेंस कैन बी गिवन टू अ पर्सन एट व्हाट एज? कि किस उम्र के लोगों को गाइडेंस दिया जा सकता है? ए, किसी भी आयु में, बी चाइल्डहुड, सी एडोलेसेंस, या डी अडल्टहुड? किस एज में सही रहेगा मार्गदर्शन देना? किस एज में लोगों को मार्गदर्शन की जरूरत होती है? ठीक है, ए बी सी डी। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें ना, तो चाइल्डहुड में भी होती है, एडोलेसेंस में भी होती है, एडल्टहुड में भी होती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 में क्या पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर मार्गदर्शन के रूप में कौन कार्य करता है? कि प्राथमिक स्तर पर हु वर्क्स एज अ गाइड एट प्राइमरी लेवल? कौन करता है? फ्रेंड करते हैं, प्रिंसिपल करते हैं, क्लासमेट करते हैं, ठीक है, या टीचर करते हैं? कौन करता है? आपके घर के आसपास के जो फ्रेंड है वो करते हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से तो इतना कांटेक्ट होता ही नहीं, क्लासमेट, इनसे भी कांटेक्ट होता है, टीचर से भी होता है। कौन करता है गाइडेंस? कि प्राथमिक स्तर पर मार्गदर्शन के रूप में कौन कार्य करता है? ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल से तो इतना कांटेक्ट होता नहीं, उनको हटा ही देते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, क्लासमेट हो सकते हैं। तो देखिए क्लासमेट हैं, फ्रेंड हैं, वो भी आपकी उम्र के हैं, आपके स्तर के हैं। ठीक है, तो उतने अच्छे से, उतने प्रॉपर तरीके से उस सही गलत के बारे में बता पाए, ठीक है, ये हमेशा संभव नहीं होता, बहुत कम, बहुत रेयर होता है। ठीक है, तो इसलिए जब हम बोलते हैं प्राथमिक स्तर पर मार्गदर्शक के रूप में कौन काम करता है, तो कौन करता है? टीचर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। में क्या पूछा है कि किस आयोग ने प्राथमिक स्तर से ही मार्गदर्शन कार्यक्रम प्रारंभ करने का सुझाव दिया? राधा कृष्ण कमीशन, कोठारी कमीशन ने, इसके अलावा ये दो बार रिपीट हो गया, कोई नहीं, इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, तीन ऑप्शन मान लीजिए इसमें कि राधा कृष्ण कमीशन, राधा कृष्ण आयोग ने, कोठारी कमीशन ने, या मुदालियर कमीशन ने? किसने किसने किया था ये? कि प्राथमिक स्तर से ही मार्गदर्शन कार्यक्रम मतलब शुरू करना चाहिए, किसने सुझाव दिया था? राधाकृष्णन कमीशन ने, कोठारी ने, या मुदालियर कमीशन ने? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कोठारी कमीशन, जिसको इंडियन एजुकेशन कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 में क्या पूछा है कि शिक्षा के किस क्षेत्र से, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में किस स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा पर बल देना चाहिए? मतलब किस स्तर से व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ कर देनी चाहिए? अब ये बात जो है एनईपी 2020 में भी कही गई है। ठीक है, तो किस स्तर से प्रारंभ कर देना चाहिए? प्राइमरी लेवल, हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी और कॉलेज लेवल, किस स्तर से? तो आइडली माना जाता है कि जो व्यावसायिक जो शिक्षा है ना, वो सेकेंडरी लेवल से, माध्यमिक स्तर से शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस स्तर पर मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती? किस स्तर पे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती? बचपन में नहीं होती, एडोलेसेंस में नहीं होती, अडल्टहुड में नहीं होती, या इनमें से, मतलब अगर देखें तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कि निम्नलिखित में से किस स्तर पर मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है नॉन ऑफ दिस। क्यों है ये फोर? क्योंकि प्राथमिक स्तर पे भी होती है, चाइल्डहुड में भी होती है, एडोलेसेंस में भी होती है, अडल्टहुड में भी होती है, तीनों में होती है। ठीक है, तो इसलिए इनमें से तो कोई किया नहीं जा सकता, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनमें से कोई नहीं। आगे हम बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्डाइज टेक्निक? कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमापीकृत तकनीक नहीं है? ठीक है, तो कौन सी नहीं है? इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, अचीवमेंट, या प्रोजेक्शन? तो देखिए इंटेलिजेंट भी है,
एप्टीट्यूड भी है, अचीवमेंट टेस्ट भी है, तो कौन सी नहीं है? प्रोजेक्शन टेस्ट, ये नहीं है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में क्या पूछा है? स्पेशल एटीट्यूड टेस्ट इज रिलेटेड टू, विशिष्ट योग्यता परीक्षण संबंधित है म्यूजिक से है, मैकेनिक्स से है, यांत्रिकी से है, आर्ट से है, या सभी से है? तो जब हम स्पेशल एटीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं ना, एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं, तो इसका संबंध म्यूजिक से भी होता है, ठीक है, मैकेनिक्स से भी होता है, आर्ट से भी होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? डी। ठीक है, स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है कि पता लगाना कि बच्चे में क्या क्वालिटी है, बच्चा म्यूजिक में अच्छा है, बच्चा मैकेनिक में अच्छा है, बच्चा आर्ट में अच्छा है, किस चीज में अच्छा है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन परामर्श प्रक्रिया का मुख्य अंग नहीं है? ठीक है, कि इनमें से कौन सा परामर्श प्रक्रिया का मुख्य अंग नहीं है? काउंसलर नहीं है, ठीक है, काउंसलर के बिना काउंसलिंग हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये सही आंसर नहीं होगा। गोल ऑफ काउंसलिंग, परामर्श का लक्ष्य, जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो उसका अपना कुछ लक्ष्य होता है। ठीक है, तो ये भी हिस्सा है। कस्टमर, कस्टमर का मतलब है बच्चा है, चाइल्ड हो गया। ठीक है, इसके बिना तो होगा ही नहीं। ठीक है, परामर्श जो काउंसलर है वो किसकी काउंसलिंग करेगा? तो बच्चे की करेगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? जब हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन परामर्श प्रक्रिया का मुख्य अंग नहीं है, तो काउंसलिंग कंसेप्ट, परामर्श धारणा, ये नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या पूछा है कि बिहेवियर काउंसलिंग मेनली एम्फेसाइजेस ऑन कि व्यवहारवादी परामर्श मुख्यतः किस पर बल देता है? थिंकिंग पे, कल्चर पे, आइडियाज पे, एक्शन पे, किस पर बल देता है? तो राइट आंसर क्या होगा? एक्शन। ठीक है, क्रिया। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या पूछा है कि परामर्श के किस उपागम में परामर्श प्रक्रिया पूर्णतया परामर्शक पर केंद्रित होती है, जहां पर मेन रोल जो होता है, ठीक है, सिर्फ काउंसलर का होता है। ठीक है, तो कौन सा? डायरेक्टिव काउंसलिंग, प्रिस्क्रिप्टिव, ह्यूमनिस्टिक, या पर्सन सेंटर्ड? तो किस तरह की काउंसलिंग है जो परामर्शक केंद्रित होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डायरेक्टिव काउंसलिंग, निर्देशात्मक परामर्श। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या पूछा है यहाँ पर कि परामर्श के संदर्भ में सौहार्द स्थापना का तात्पर्य। देखिए, परामर्श की बात करें और सौहार्द स्थापना, स्टेबलाइजिंग हार्मनी, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, ये चीज समझना होगा कि जब परामर्श की बात करते हैं तो दो लोग होते हैं, एक बच्चा होता है और एक काउंसलर होता है। ठीक है, तो परामर्श के संदर्भ में सौहार्द की बात की जाती है, तो देखिए सौहार्द का अक्सर क्या मतलब होता है? आपसी मेलजोल, शांति, भाईचारा, प्यार। ठीक है, तो यहाँ पर फिर किसकी बात की जा रही है? टीचर और जो काउंसलर है और जो बच्चों के बीच में एक सौहार्द स्थापित करना। ठीक है, तो इसका क्या तात्पर्य है परामर्श के संदर्भ में? विद्यार्थी के शैक्षिक अभिलेख का विवरण, तो सौहार्द का तो ये मतलब बिल्कुल नहीं होता। एबिलिटी टू रिकॉर्ड विद द काउंसलर, ठीक है, ये भी बिल्कुल नहीं होता कि एबिलिटी टू रिकॉर्ड विद द काउंसलर की परामर्शक के पास अभिलेख की उपलब्धता। ठीक है, तीसरा देखते हैं ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप बिटवीन काउंसलर एंड स्टूडेंट। ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप बिटवीन काउंसलर एंड स्कूल स्टाफ, तो देखिए यहाँ पे स्कूल स्टाफ तो है नहीं, काउंसलर है और बच्चा है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी, परामर्शक और विद्यार्थी के मध्य विश्वास आधारित संबंध। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए परामर्श और जो काउंसलर है, बच्चा है, उसमें अगर विश्वास आधारित संबंध होगा तभी तो बच्चा अपनी सारी बात बताएगा, अपनी प्रॉब्लम बताएगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संदर्भ में सभी स्तरों पर परामर्श सेवाएं प्रभावित सिद्ध न होने का क्या कारण है? ये कि भारतीय संदर्भ में जो परामर्श जो सेवाएं हर स्तर पर इतनी प्रभावित नहीं हो पाती, क्यों नहीं हो पाती? माता पिता की उदासीनता, माता पिता इतना ध्यान नहीं देते, सरकारी नीतियां जो हैं उसका जो फेलियर है, या शिक्षकों का असहयोग है, या एडुकेट स्कूल कम्युनिटी रिलेशन के अपर्याप्त विद्यालय समुदाय संबंध। तो देखिए, अक्सर जब हम देखते हैं ना, तो हमें देखने को मिलता है कि नॉर्मली जब हम गवर्नमेंट स्कूल को लेते हैं तो अक्सर में देखने को मिलता है कि कम्युनिटी, ठीक है, और जो स्कूल, उसके बीच में जो संबंध होना चाहिए ना, उतना अच्छा संबंध होता नहीं है। ठीक है, और जब देखिए स्कूल और जो समुदाय के बीच में इतना अच्छा संपर्क ना होना, तो फिर कहीं ना कहीं बच्चों को उतने अच्छे तरीके से जो उनको गाइडेंस मिलनी चाहिए, काउंसलिंग मिलनी चाहिए, ध्यान जो बच्चों पे रखा जाता है उतना अच्छे से नहीं हो पाता, तो इसका मेन कारण यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। परामर्श में पहला कार्य होना चाहिए, द फर्स्ट टास्क इन काउंसलिंग शुड बी, क्या होना चाहिए कि जब एक जगह पे पर्टिकुलर प्लेस पर काउंसलर भी आ जाता है, बच्चा भी आता है, तो स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए?
सेवार्थी से परामर्श की आवश्यकता उत्पन्न करना, ठीक है? सेवार्थी मतलब बच्चे में परामर्श की आवश्यकता उत्पन्न करना कि भाई तुम्हें परामर्श की ज़रूरत है, तुम्हें लेना चाहिए, ठीक है? या स्टेबलाइज़ रैपर्ड विद द क्लाइंट की सेवार्थी के साथ तालमेल स्थापित करना, क्रिएटिंग अ सिचुएशन ऑफ सेल्फ एनालिसिस की आत्मविश्वास की स्थिति उत्पन्न करना, या हैविंग अ फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशन अबाउट प्रॉब्लम्स की समस्याओं को लेकर मुक्त और स्पष्ट चर्चा करना। तो देखिए, जब हम बात करते हैं ना कि काउंसलिंग का पहला कार्य क्या होना चाहिए, आप सीधा ही समस्या पे बात नहीं कर सकते। बच्चा इतना वो ओपन नहीं होता कि आपको अपनी सारी समस्या तुरंत मिलते ही आपको बता देगा, ठीक है? तो फिर क्या करना चाहिए? यहाँ पर है कि सबसे पहले एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए। जब हमने बात की थी ना कि यहाँ पे हम रैपर्ड की बात करें, सौहार्द की हम बात करें, हार्मनी की बात करें, तो बच्चों के साथ एक अच्छा तेल में तालमेल स्थापित करेंगे, बच्चों में विश्वास एक विकसित करेंगे, तभी तो बच्चा अपनी प्रॉब्लम को बताएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो किसी मार्गदर्शन कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किसको प्रमुख सेवा माना जाता है? जब हम मार्गदर्शन कार्यक्रम की बात करते हैं तो किसको प्रमुख सेवा माना जाता है? इन्फॉर्मेशन सर्विस, प्लेसमेंट सर्विस, सेल्फ असेसमेंट सर्विस या काउंसलिंग सर्विस? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? काउंसलिंग सर्विस, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कि विद्यार्थी को परामर्श देते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? व्हाइल एडवाइजिंग योर स्टूडेंट द टीचर शुड क्या करना चाहिए? प्लान टू स्पीक ऑफन कि प्राय बोलने की योजना बनाएं, विद्यार्थी के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करें, उसे जानकारी देने से बचे, उसकी समस्या के समाधान की जिम्मेदारी ले। तो देखिए, यहाँ पर समस्या के समाधान की जिम्मेदारी ना, जब हम बात करते हैं काउंसलिंग की बात करते हैं, तो समस्या के समाधान की जिम्मेदारी बच्चों की होती है, टीचर की नहीं होती। टीचर का काम तो सिर्फ बच्चों को गाइड करना होता है, किस तरह से बच्चा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो बताना होता है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बच्चों की होती है। जानकारी देने से बचे, अगर जानकारी देगा ही नहीं तो बच्चों की काउंसलिंग किस तरह से होगी, ठीक है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या होगा कि बिल्ड रैपर्ड विद द स्टूडेंट, कि विद्यार्थी के साथ एक घनिष्ठ संबंध स्थापित करें, ठीक है? एक अच्छा रिलेशनशिप होगा तभी एक अच्छी बातचीत होगी तभी तो बच्चा अपनी प्रॉब्लम को बताएगा और टीचर की बात को ध्यान से सुनेगा, ठीक है? तो ये 25 क्वेश्चन का एक सेट था। अब इसके बाद सीधा हम सैटरडे, ठीक है? हम सैटरडे, संडे जीके का हम करेंगे और उसके बाद जो इसका हम मैराथन स्टार्ट करेंगे, संडे या मंडे से हम मैराथन इसका स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और लास्ट के जो 10-12 डेज़ हैं आप अच्छे से तैयारी कर सको। और देखिए यूट्यूब पे ना उत्तराखंड एलटी की बात करें तो बहुत सारे चैनल हैं जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे टीचर हैं जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए आप जो अगले जो 12-15 जो दिन है ना, आप हर जगह से जितनी हेल्प ले सकते हैं उतना लीजिए, जितना सब्जेक्ट को समझ सकते हैं अलग-अलग जगह से उतना समझिए, क्योंकि 15 दिन है, 15 दिन की और मेहनत है और आपने अच्छे से मेहनत की, तो उसका रिज़ल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है? तो 15 दिन है, बिल्कुल अच्छे से अपनी मेहनत कीजिए और अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो अब हम सीधा ही जीके और उसके बाद हम मैराथन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो सैटरडे संडे जीके की बात करेंगे और उसके बाद फिर हम मैराथन मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आप सब अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।